तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस का एडिटर अंशुमन तिवारी सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। दुनिया के बाजारों के लिए सप्ताह की शुरुआत कैसी रहने वाली है, आइए देखते हैं। कई सारे घटनाक्रम है जिनका असर में दिखेगा। सबसे बड़ी खबर जो इस सप्ताह की शुरुआत में ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए है वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो एपेक के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी संभावित है। शी जिनपिंग ने भी ट्रंप को चीन के लिए आने के लिए आमंत्रित किया है। तारीख अभी तय नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है जिसको आज बाजार अपने तरह से समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खबर जिसने आज ने कल 24 घंटे में बाजार में खासतौर से कच्चे तेल के बाजार को दो अलग अलग दिशाओं में प्रभावित किया, उसमें यह था कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। ऊर्जा ग्रिड को टारगेट किया गया है। सरकारी इमारतों में पहली बार आग लगी है। इस तरीके का हमला यूक्रेन पर युद्ध में हाल फिलहाल की शुरुआत के बाद नहीं देखा गया है। इधर यूक्रेन ने रूस की द्रज़बा पाइपलाइन पर हमले का दावा किया है। यह पाइपलाइन हंगरी से स्लोवाकिया को रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई करती है। इन दोनों के बीच अब रूस और यूक्रेन की जंग में यूरोप और अमेरिका की तरफ से आज बड़ी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरो की सरकार का जाना लगभग तय लग रहा है। 3 साल में चौथी सरकार गिर रही है फ्रांस में, और इसको लेकर यूरोप में अस्थिरता रहेगी। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा का इस्तीफा हो गया है। जापान में बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, ये गिरा है, और एशियाई बाजारों में अस्थिरता है। तो दो अलग अलग देश हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता स्पष्ट रूप से दिख रही, और दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस, और जापान में भी। इशिबा के इस्तीफे के बाद एक बड़ा बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आया कि जापान ने कहा कि अमेरिका से ट्रेड डील अभी पूरी नहीं हुई है, जबकि इशिबा ट्रेड डील पूरी कर गए थे। और अमेरिका की तरफ से और जापान की तरफ से ऑटोमोबाइल के बाजार में टैरिफ कम करने की तैयारी भी शुरू हो गई। इधर चीन ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जहाज को ताइवान के स्ट्रेट से गुजरने पर विरोध जताया है। एक महत्वपूर्ण खबर जिसका इंतजार बाजार करेगा, हालांकि बहुत उत्साहित या बहुत एग्जीगरेटेड उत्साह की जरूरत नहीं दिख रही है कूटनीतिक स्तर पर। ट्रंप ने मोदी, शी और पुतिन की बैठक को अमेरिका विरोधी कहा एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके मित्र हैं। भारत की तरफ से बगैर देर किए हुए इसमें प्रतिक्रिया की गई। हालांकि ये परिस्थिति किसी ट्रेड डील चर्चा तक जाएगी या आगे कुछ होगा, यह भी थोड़ा सा देखना मुश्किल है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में थोड़ी नरमी की शुरुआत हो रही है। भारत की तरफ से कुछ और भी अतिरिक्त प्रयासों की कोशिश की गई थी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच के लिए। उनका असर शायद दिखने लगा है। इधर ट्रंप प्रशासन कुछ उत्पादों पर टैरिफ छूट बढ़ाने वाला है जिनका उत्पादन अमेरिका में नहीं होता है। अब आ जाते हैं बाजार की जो सबसे बड़ी मैक्रो खबर है, जो सबसे बड़ी आर्थिक खबर है। ओपेक प्लस ने अक्टूबर में के लिए ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की सहमति दे दी। हर महीने करीब 1.37 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई। इससे कच्चे तेल की कीमत में गिरावट हुई कल इस फैसले के आने के बाद। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि रूस को भारत के को तेल निर्यात करने पर और ज्यादा डिस्काउंट देना होगा, जो शायद रूस की अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं है कि इकोनॉमी रिसेशन की स्थिति में बुरी तरह ध्वस्त है। तो रूस का जो एडवांटेज था कच्चे तेल का, सस्ते तेल का, वो खत्म कर दिया है सऊदीज और ओपेक ने। दूसरी तरफ रेड सी की एक सबमरीन केबल कटने से एशिया और मिडिल ईस्ट में इंटरनेट पर बुरा असर पड़ा है। इस एरिया में हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी कल कहा था कि उसकी सर्विसेज बाधित हुई है, लेकिन अब उन्होंने उसे ठीक कर लिया है। वॉल स्ट्रीट में कमजोर जॉब्स रिपोर्ट के बाद अब इन्फ्लेशन के आंकड़े का इंतजार है। फ्यूचर से स्थिर दिखाई दे रहे हैं। ईयू ने डिजिटल मोनोपोली विज्ञापन में मोनोपोली को लेकर गूगल पर करीब 3.5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। ये बात पिछले सप्ताह के अंत में आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर सख्त आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने इसके खिलाफ टैरिफ लगाने की धमकी दी। यूरोप की अन्य खबरों में जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिरा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर है। जापान में राजनीतिक अस्थिरता से यूरो की सप्लाई चेन पर चेतावनी दी है यूके की सरकार और बैंक ने। चीन ने विदेशी आईपीओ पर सख्ती की है। नई साइबर सिक्योरिटी नीतियां लागू की हैं। और एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में ब्रिटिश निवेशक लगातार बढ़ रहे हैं। दिरहम कमजोर है और इसलिए ब्रिटेन से अब निवेश रियल एस्टेट में निवेश आता दिखाई दे रहा है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ओपेक के उत्पादन बढ़ाने के फैसले से कल कच्चा तेल टूटा, करीब 2% के आसपास की गिरावट आई ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में। लेकिन फिर जब रूस में तेल पाइपलाइन पर हमले की खबर आई, जो कि यूक्रेन की तरफ से द्रजवा पर किया गया था, उसके बाद फिर कच्चे तेल में मजबूती लौटी और आज सुबह ब्रेंट करीब $66 के आसपास
$1,000 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। सोना अपनी नई ऊंचाई पर कायम है। तमाम उठापटक के बीच और ब्याज दरों में कमी की संभावना के बीच गोल्ड की अपनी ऊंचाई कायम है और सिल्वर तो 2011 की पीक के करीब है। निवेशक अस्थिरता के कारण कई तरीके की हेजिंग कर रहे हैं। सोयाबीन और गेहूं के फ्यूचर्स में भी एक फीसदी से ऊपर की बढ़त दिख रही है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। आ, विदेशी मुद्रा बाजार को में से खबर यह है कि यूएस डॉलर का इंडेक्स 98 से नीचे 97.98 के आसपास स्थिर है, क्योंकि अब अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े खराब आने के बाद, जिनको जेरोम पावेल पहले से ही कह चुके हैं कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही, बाजार को उम्मीद है कि फेड एक छोटी मोटी कटौती जरूर करेगा। इस वजह से डॉलर में कमजोरी दिख रही है। यूरो और स्विस बैंक मजबूत है। आईएनआर में हल्की भारतीय रुपए में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दी है। आरबीआई का हस्तक्षेप है, लेकिन 3 महीने के जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड है उनमें गहरी स्थिरता बनी हुई है। क्रिप्टो बाजार भी थोड़ा नरम गरम सा है। सोलाना करीब 2% ऊपर है। डेवलपर सेंटीमेंट के कारण खरीद बढ़ी है। बिटकॉइन $110 के सुस्त दायरे में है। इथेरियम $4300 से नीचे है। फेड रेट कट की संभावना है, जो कि बड़ा ट्रिगर बाजार में होने वाला है। एक्सआरपी भी सुस्त दिखाई दे रहा है। इधर यूरोप के एक देश बेलारूस ने अपने यहाँ कड़े क्रिप्टो कानून लागू किए हैं, ताकि क्रिप्टो व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके। भारत से संबंधित खबरों में इसमें आज जिन खबरों पर बाजार प्रतिक्रिया करेगा उसमें ऑटो सेक्टर होगा। दो प्रमुख कंपनियों ने पिछले सप्ताह जीएसटी में कटौती के बाद अपनी कारों की कीमत में कमी की, टाटा और हुंडई ने। बाजार इस पर कैसी प्रतिक्रिया करता है ऑटो स्टॉक्स में, और क्या बाकी और कंपनियां भी कमी करेंगी, जिसमें खासतौर से मारुति और बाकी कंपनियों का इंतजार है, ये देखना होगा। सेबी की एक बेहद महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें एफपीआई के लिए ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की विंडो खोलने की तैयारी की जा रही है। भारत से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उन्हें लुभाने के लिए सेबी हर तरीके की हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि भारतीय बाजार में उनका निवेश बना रहे। तो इस बोर्ड बैठक पर नजर रहेगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए भी कुछ फैसले इसमें आ सकते हैं। एक बड़ी खबर यह है कि एलजी इंडिया ने, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी है, उसने भारत में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल किया है। करीब $1.4 अरब जुटाने की योजना है। तो आईपीओ बाजार में एक बड़ी कंपनी है, ऐसा ब्रांड जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका आईपीओ आने वाला है। अगले 24 घंटे कई मामलों में महत्वपूर्ण है बाजार के लिए। एक तो ट्रंप और शी की बैठक और कोरिया की यात्रा की तारीखें घोषित हो सकती हैं, और इसके साथ कई सारी घटनाक्रम और भी जुड़े हुए हैं। इस बात की संभावना है कि आज व्हाइट हाउस इस संदर्भ में कोई फैसला ले सकता है। जापान में जबरदस्त राजनीतिक अस्थिरता है। बॉन्ड में येन गिरा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, और निकेई में उतार चढ़ाव संभव है। आज देखना होगा कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि सुबह जापानी बाजारों में हमने थोड़ी मजबूती देखी थी शिबा के जाने के बाद। फ्रांस में राजनीतिक उठापटक का असर यूरो पर और खासतौर से यूरो मुद्रा पर और यूरोप के बाजार पर पड़ेगा। ओपेक प्लस का उत्पादन बढ़ाने के बाद भारत से रूस की तेल खरीद पर असर पड़ेगा, और आज की क्या प्रतिक्रिया होती है ये हमें देखना होगा। और दूसरा, इस सप्ताह जो आंकड़े हैं उसमें प्रमुख आंकड़ा भारत में सीपीआई का महंगाई का आंकड़ा है, जो कि इस सप्ताह आएगा। शुरुआती संकेत ये है कि महंगाई में मामूली बढ़त हो सकती है। तो उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। हम वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी साझा करने के लिए।